Good morning, students. Myself, Dr. B.L. Bhadu from Government College बावड़ी। आज हम BA प्रथम वर्ष के अंतर्गत भौतिक भूगोल में वायुमंडल की परतें वाला टॉपिक पढ़ेंगे। यानी हमने वायुमंडल की संरचना में जो है कल के अंदर हमने जो गैसों का अध्ययन किया था, आज हम परतों का अध्ययन करेंगे। देखिए, पृथ्वी के धरातल से लेकर अपनी उच्चतम सीमा तक वायुमंडल संकेंद्री परतों के रूप में विस्तृत है, जो अपने घनत्व, तापमान तथा गैसीय संगठन की दृष्टि से एक दूसरे से सर्वथा भिन्न है। रासायनिक संगठन के आधार पर ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वायुमंडल की परतों को जो है दो बड़े भागों में विभक्त करने का आधार क्या है, तो वो है रासायनिक संगठन, है ना। तो रासायनिक संगठन के आधार पर वायुमंडल दो विस्तृत परतों होमोस्फीयर तथा हेट्रोस्फीयर में विभक्त है। सममंडल को ही होमोस्फीयर बोलते हैं। सममंडल की रचना मुख्य रूप से ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन से हुई है। होमोस्फीयर 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित है। यह रासायनिक संगठन में एक समानता की विशेषता रखता है। इसकी तीन तापीय परतें हैं। इनके नाम हैं सौरमंडल, समताप मंडल तथा मध्यमंडल। ये एक दूसरे से पतले संक्रमण क्षेत्र द्वारा अलग किए जाते हैं। संक्रमण क्षेत्र को सीमा कहते हैं। प्रत्येक सीमा निचले परत के नाम से जुड़ी हुई होती हैं, जैसे सौर सीमा जिसके नीचे सौरमंडल है। सममंडल में तीन परतें हैं जिनका हम अध्ययन करने जा रहे हैं। है ना, कौन सी हैं? सौरमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल। अब हम पहले बात करते हैं सौरमंडल की। इसी को बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। देखिए, ये वायुमंडल की सबसे निचली और सघनतम परत है। कई बार एग्जाम आता है कि भाई वायुमंडल की जो सबसे निचली परत कौन सी है, तो क्या उत्तर होगा? सौरमंडल। और सबसे सघन परत कौन सी है, तो वो भी सौरमंडल, है ना। और इसमें वायु के संपूर्ण भार का 75% भाग पाया जाता है। धरातल से इस परत की औसत ऊंचाई लगभग 16 किलोमीटर मानी जाती है। यह परत भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर पतली होती जाती है। भूमध्य रेखा पर संवहन धारा के कारण इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर तथा ध्रुवों पर 8 से 10 किलोमीटर होती है। जलवाष्प एवं धूल कणों के सौरमंडल में ही संकेंद्रित होने के कारण बादलों का निर्माण, तूफान, वर्षा, चक्रवात आदि की उत्पत्ति जैसी मौसम संबंधी घटनाएं इसी मंडल में होती हैं। इस स्तर में ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है। तापमान में यह गिरावट की दर 1 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 165 मीटर की है। इसे सामान्य तापह्रास दर यानी नॉर्मल लैप्स रेट कहा जाता है। इसे अधोमंडल भी कहते हैं। ये तापमान के लंबवत वितरण से संबंधित है। इस मंडल को संवहन मंडल कहते हैं क्योंकि संवहन धाराएं इसी मंडल की सीमा तक सीमित होती हैं। इस मंडल को अधोमंडल कहते हैं। भूमध्य रेखा पर सौरमंडल की ऊंचाई अधिक होने का कारण वहाँ पर चलने वाली संवहन धाराएं हैं जो ऊष्मा को पर्याप्त ऊंचाई तक ले जाती हैं। यही कारण है कि किसी भी अक्षांश पर सौरमंडल की ऊंचाई शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु में अधिक होती है। इसे संवहन क्षेत्र भी कहा जाता है, कन्वेक्शन जोन। मानव के लिए सौरमंडल वायुमंडल की सभी परतों से अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि ऋतु तथा मौसम संबंधी सभी घटनाएं जैसे, है ना, घनार्जन, मेघ, वर्षा, विद्युत चमकना, आंधी, तूफान आदि, कोहरा, ओस, है ना, ओला आदि जो मानव पर प्रभाव डालती हैं इसी परत में है। अब हम दूसरी परत की जो आपसे बात कर रहे हैं ना, वो परत कौन सी है? वो है समताप मंडल। अब इस समताप मंडल को जो क्या कहा जाता है? स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है? स्ट्रेटोस्फीयर। देखिए, सौरमंडल के ऊपर समताप मंडल है। इसकी ऊंचाई धरातल से 50 किलोमीटर है, अर्थात जो है ये 18 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। इसमें ताप संबंधी वितरण में समानता रहती है, इसलिए इसे समताप मंडल कहा जाता है। इस मंडल की खोज टोजरेस डी बोल्ट ने की थी। समताप मंडल की ऊंचाई ऋतु, अक्षांश एवं आंधियों के अनुसार परिवर्तनशील रहती है। ग्रीष्म ऋतु में ये अधिक ऊंची होती है। यहाँ विकिरण द्वारा ताप का ग्रहण ताप की मुक्ति के बराबर होता है। इस मंडल की सीमा 11 से 30 किलोमीटर तक है, परंतु स्तूपनिक खोजों द्वारा इस मंडल की ऊंचाई, है ना, 80 किलोमीटर तक निश्चित की गई है। सम तापमान बादलों का
अपेक्षाकृत अभाव, जल वाष्प, धूल कणों की अनुपस्थिति तथा हल्की वायु इस मंडल की अन्य विशेषता है। यही कारण है कि इस मंडल से होकर वायुयानों के मार्ग सुरक्षित माने जाते हैं। अर्थात है ना, समताप मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श दशाएं पाई जाती हैं, जो कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। समताप मंडल की मोटाई ध्रुवों पर सबसे अधिक होती है, कभी कभी भूमध्य रेखा पर इसका लोप हो जाता है। इस परत में वायुमंडलीय विक्षोभ स्थगित रहते हैं। देखिए, इसी मंडल के अंदर जो है, इसी मंडल का पार्ट एक तरह से है हमारा ओजोन मंडल, जिसको हमने अभी बात की थी। यानी ओजोन परत की मोटाई नापने में डाप्सन इकाई का प्रयोग करते हैं, है ना। अब देखिए, इसका विस्तार जो है वो कितना है ओजोन मंडल का, वो 20 से 35 किलोमीटर तक माना जाता है ना। इसमें ओजोन गैस यानी O3 की अधिकता रहती है। ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती हैं, इसलिए इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं। यहाँ तापमान सदैव अधिक ऊंचाई पर रहता है। ओजोन मंडल के अभाव में हानिकारक पराबैंगनी किरणें धरातल पर पहुंचकर जीवधारियों के लिए खतरा उत्पन्न कर देती हैं। इनके द्वारा त्वचा कैंसर हो जाता है। इस मंडल में तापमान में ऊंचाई के साथ 5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर की दर से वृद्धि होती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC, हेलोन जैसी हेलोजेनेटिक गैसों के कारण इस मंडल को काफ़ी नुकसान हुआ है तथा धरातल का तापमान बढ़ा है। ओजोन गैस में ऑक्सीजन के 3 अणु पाए जाते हैं, अतः इस गैस की उपस्थिति पर्यावरण के जैविक तत्वों के जीवन को सुचारू रूप से चलाने में जरूरी है। पृथ्वी पर जीवन के लिए वरदान साबित हुई है ना। ग्रीन हाउस प्रभाव की गैसें जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य हैं, इसमें ओजोन परत में छिद्र हो रहा है, इस कारण विश्व तापन भी हो रहा है। अब हम तीसरी परत की बात आपसे करने जा रहे हैं, वो है मध्य मंडल, इसको बोलते हैं मेसोस्फीयर। देखिए, समताप मंडल के ऊपर मध्य मंडल है। इसका विस्तार जो है 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। इस परत में ऊंचाई के साथ तापमान फिर गिरने या कम होने लगता है और 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर -100 डिग्री हो जाता है। मध्य मंडल की ऊपरी सीमा को मध्य मंडल भी कहते हैं। मध्य मंडल के उच्च अक्षांशों में ग्रीष्म ऋतु में तंतुनुमा मेघ देखने को मिलते हैं, जो उल्का धूल कणों में परावर्तित हो जाते हैं। इस परत के सीमांत क्षेत्र में संपूर्ण पृथ्वी वायुमंडल का न्यूनतम तापमान पाया जाता है, कितना -100 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। और कभी कभी जो मोतियों जैसी आभा वाले दुर्लभ बादल भी जो है यहाँ पर दिखाई देते हैं। अब हम दूसरे पार्ट की ओर आते हैं, वो है विषम मंडल। इसी को हमने नाम दिया है हेट्रोस्फीयर। देखिए, यह सममंडल अर्थात मध्य मंडल सीमा के ऊपर विस्तृत है। विषम मंडल का रासायनिक संगठन असमान है। इसमें क्रमशः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम तथा हाइड्रोजन की परतदार संरचना है। ये एक परतदार उष्ममंडल है जो अंतरिक्ष के आधार अर्थात 60,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। इस मंडल को थर्मोस्फीयर यानी तापमंडल भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें तापमान ऊंचाई के साथ वायुमंडल की अंतिम सीमा तक बढ़ता जाता है। इसका मतलब विषम मंडल की बड़ी विशेषता है, तापमान बढ़ता जाता है। अब इसमें हम 2 मंडलों का अध्ययन कर रहे हैं विषम मंडल या हेट्रोस्फीयर में, वो है आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो हम पहले बात करते हैं आयन मंडल। देखिए, मध्य मंडल के ऊपर 80 से 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर आयन मंडल है। इस परत में वायु की कई परतें मिलती हैं और आश्चर्यजनक विद्युतीय और चुंबकीय घटनाओं का घटित होना इस परत की विशेषता है। यहाँ पर उपस्थित गैस के कण विद्युत आवेशित होते हैं। ऐसे विद्युत आवेशित कणों को आयन कहते हैं, अतः इस परत का नाम आयन मंडल रखा गया है। आयनीकृत कणों का सर्वाधिक केंद्रण लगभग 250 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। आयनीकरण की प्रक्रिया उच्च अक्षांशों में सर्वाधिक प्रभावशाली होती है, क्योंकि आयनीकृत कण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्रों के कारण ध्रुवों की तरफ अधिक आकर्षित होते हैं। जब ये आयंस अपने इलेक्ट्रॉन्स के साथ पुनः संयुक्त हो जाते हैं, तब फोटॉन्स का निर्माण होता है। ये फोटॉन्स ही ध्रुवीय प्रकाश ज्योति को जन्म देते हैं। उत्तरी गोलार्ध में इनको उत्तर ध्रुवीय ज्योति और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुवीय ज्योति कहते हैं। यह भाग कम वायुदाब तथा पराबैंगनी किरणों द्वारा आयनीकृत होता रहता है। यहाँ गैसों का आयनीकरण कॉस्मिक किरणों के कारण हो जाता है ना। पृथ्वी से प्रेषित रेडियो तरंगें इसी मंडल से परावर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर वापस लौट आती हैं, जिससे रेडियो प्रसारण संभव होता है। उल्काओं की चमक भी इस मंडल की एक प्रमुख घटना है, अर्थात है ना। इसके फलस्वरूप पृथ्वी पर रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, रडार आदि की सुविधा प्राप्त होती है।
आकाश का नील वर्ण, सुमेरु ज्योति, कुमेरु ज्योति, ब्रह्मांड किरणों की उपस्थिति इसकी विशेषता है। कहने का मतलब संचार जो है उपग्रह इसी मंडल में अवस्थित होते हैं। अब हम लास्ट परत की बात कर रहे हैं। देखिए वैसे तो आयन मंडल में भी आजकल जो है ना 4 अलग परतें बनती हैं, क्योंकि इसमें विभिन्न गैसों के आयनीकरण के कारण 4 परतें बनती हैं। डी परत है ना, एफ परत, ई परत, एफ परत और जी परत। डी परत है जिसमें जो ऑक्सीजन के अणुओं का आयनीकरण होता है और अधिक रेडियो तरंगों अर्थात निम्न आवर्तीकृत तरंगों को ये परावर्तित करती है। ई परत है जिसमें यहाँ नाइट्रोजन के अणुओं का आयनीकरण होता है और ये मध्यम रेडियो तरंगें यहाँ से परावर्तित होती हैं। और एफ परत है ये हीलियम गैस के अणुओं का आयनीकरण होता है, यहाँ लघु रेडियो तरंगें का परावर्तन होता है। और जी जो परत है वो अधिशेष वो अन्य गैसें यहाँ पर आयनीकृत होती है। लास्ट हमारी परत है वो है बहिर्मंडल, जो 600 से 1500 किलोमीटर की ऊंचाई पर है और वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। इस परत में बहुत ही विरल और धीरे धीरे जो है ये बाह्य अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है। इस परत में हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसें विद्यमान होती हैं। इसे है ना ध्रुवीय